हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक और नई मानवा को, जिसके अंदर मेन कैरेक्टर ताकतवर बनना तो नहीं चाहता था, लेकिन चित्रगुप्त जी उसे जबरदस्ती ताकतवर बना देते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर निन फेंग को देखते हैं। और मेरा गला खराब है तो तुम लोग एडजस्ट कर लेना। फेंग बड़े आराम से अपने फोन में गेम खेल रहा था कि उसी टाइम पे उसकी बचपन की दोस्त युवे उसके पास आती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि वो टेस्ट देने की जगह पे यहाँ पे गेम खेल रहा है। तो फिर हमें पता चलता है कि फेंग 18 साल का हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसने अभी तक कोई भी प्रोफेशन को अवेकन नहीं किया है, जबकि प्रोफेशन 16 साल की उम्र में ही अवेकन होने लगते हैं। इसीलिए फेंग अगर अपने प्रोफेशन को अभी अवेकन कर भी लेता है तो फिर उसे सिर्फ 1 स्टार या फिर 2 स्टार ही मिलेगा। लेकिन वहीं पे युवे ने 16 साल की उम्र में ही अपने प्रोफेशन को अवेकन कर लिया था और उसे 5 स्टार मिले थे। ये 5 स्टार प्रोफेशन का ग्रेड है। इसीलिए फेंग युवे से कहता है कि उसे मेहनत करने की क्या ही जरूरत है जब उसे बाद में ईंटें ही उठानी है। लेकिन युवे उसे घसीटते हुए टेस्ट दे जाने के लिए ले जाने लगती है। हमें सभी लोगों की बातों से पता चलता है कि युवे की रेपुटेशन बहुत ज्यादा हाई है और कई सारे बड़े गिल्ड वाले हैं जो उसे अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। लेकिन युवे अभी किसी भी गिल्ड के साथ जुड़ी नहीं हुई है और ऊपर से वो फेमस है, टैलेंटेड है, खूबसूरत है, तो सभी लोग उसके पीछे दीवाने ही हैं। लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि इतनी सारी खूबसूरत लड़की के बगल में ये कीड़ा क्या कर रहा है, वो भी कॉकरोच की तरह दिखने वाला। जिसके बाद युवे फेंग को घसीटते हुए टेस्ट दे जाने के लिए ले जाने लगती है। जिसके बाद अगला सीन एग्जाम का हॉल का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कई सारे प्रोफेशन लगे हुए थे और मेनली 4 ही प्रोफेशन को सबसे बेहतरीन माना जाता है। वॉरियर का जिसके पास स्ट्रेंथ है, आर्चर का जिसके पास एजिलिटी है, मैजिशियन का जिसके पास मैजिकल पावर है और सपोर्टर जो कि टैंक होता है जो डैमेज को लेता है। इसके बाद टीचर वहाँ पे रूल्स के बारे में बताना शुरू करती है, लेकिन फेंग आगे से कहता है कि मैं तो 3 साल से आ रहा हूँ, मुझे रूल सुनने की क्या जरूरत है। जिसके बाद टीचर्स अपने रूल्स को बताना शुरू करते हैं और फेंग को वहाँ पे बुलाया जाता है टेस्ट देने के लिए। सभी लोग फेंग के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं कि इसे टेस्ट देने ही क्यों दिया जा रहा है जब ये पिछले 2 सालों तक अवेकन नहीं हो पाया है। जिसके बाद हमारी मुलाकात टीचर की से होती है, जिन्होंने अभी तक फेंग का काफी अच्छे से ख्याल रखा है। जिसके बाद फेंग आगे बढ़ता है और क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है। तो शुरुआत में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अचानक से क्रिस्टल चमकने लगता है और फेंग आखिरकार अवेकन हो जाता है। लेकिन उसका स्टेटस काफी ज्यादा लो था, उसे 1 स्टार मिला था और ऊपर से उसकी स्कल भी कीचड़ फेंक के अटैक करने वाली स्किल थी। क्या होली खेल रहे हो क्या बे, जो कीचड़ फेंकने की स्किल दे रहे हो उसे। टीचर की फेंग से ज्यादा निराश होती है क्योंकि उन्हें फेंग की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि उन्होंने फेंग को बचपन से ही संभाला है। वहीं पे सभी लोग फेंग के ऊपर हंसने लगते हैं कि उन्हें यही उम्मीद थी। इसके बाद टीचर की फेंग से पूछती है कि उसे कौन सी स्किल मिली है, तो फेंग आगे से कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा था और उन्हें लगता है कि फेंग को काफी बड़ा सदमा लगा है। इसीलिए फेंग को उसके इक्विपमेंट दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक मैजिशियन था, इसीलिए उसे डंडा और कोट दिया जाता है। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे सच में साला ईंट ही उठानी पड़ेंगे क्या कॉलेज से निकलने के बाद में। लेकिन उसी टाइम पे फेंग के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है जो उसे बताता है कि उसने सिस्टम को अवेकन कर लिया है और उसने सभी कंडीशन को पार कर लिया है और उसने कई सारे पैसिव एबिलिटी को गेन किया है, जिसका नाम था डार्क हिनशिप। डार्क हिनशिप एक ऐसी एबिलिटी थी जिसके चलते अगर फेंग डार्क पावर का भी यूज करता है तो फिर उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वो फॉरबिडन टाइम एंड स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। और जो डार्क पावर है ना, वो मॉन्स्टर्स के अंदर होती है जिनके साथ इंसान फाइट करते हैं जिंदा रहने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन थी कि फेंग फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ एक ही बार कर सकता था और उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फेंग डार्क पावर का नाम सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि डार्क पावर इस दुनिया के अंदर एविल पावर मानी जाती है और ऊपर से फॉरबिडन स्किल सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का मैजिक होता है और वो काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है कि उसका इन सभी चीजों से क्या कनेक्शन है। उसी टाइम पे सिस्टम आगे बढ़ता है और जो फेंग की मड मार्स यानी कीचड़ फेंकने वाली टेक्निक थी उसको डार्क पावर की मदद से ट्रांसफॉर्म करने लगता है और उसे फॉरबिडन कर्स के साथ मैचअप करा के फुल अर्थ सेल के अंदर बदल देता है। फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, इसीलिए वो सोचता है कि उसे सबसे पहले ट्राई करना चाहिए, तभी उसे सारी चीजें समझ में आएंगी। जिसके बाद वहाँ पे टीचर उन लोगों को बताती है कि अब उनके ट्रेनिंग का टाइम आ चुका है, क्योंकि सभी लोगों ने अपने अवेकन प्रोफेशन को अवेकन कर लिया है। जिसके बाद वहाँ पे पोर्टल खोला जाता है जो कि दूसरी दुनिया से कनेक्ट होगा, डंजन की तरह समझ सकते हो। टीचर उन लोगों को बताती है कि वो लोग अपने स्टैट्स के अंदर अपने स्किल और पैसिव स्किल को देख सकते हैं और उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फेंग जब अपने स्टेटस को सामने करता है तब उसके ऊपर फॉरबिडन स्पेल लिखा हुआ आता है। फेंग को समझ में आ जाता है कि अगर किसी ने उसके स्टेटस को देख लिया तो फिर उसके लग सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए और फेंग भी उन्हीं के साथ जाता है। जिसके बाद सभी लोग अंदर जाते हैं और गॉब्लिन्स के साथ फाइट करने लगते हैं, अपनी अपनी एबिलिटी और सभी चीजों का
इस्तेमाल करते हुए। वहीं पे वो गॉबलिन कुछ ज्यादा ताकतवर तो नहीं थे, इसीलिए भाई वो सभी मार ही खा रहे थे। लेकिन हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि छुपा हुआ कोने के अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि वो अपनी फॉरबिडन स्किल का इस्तेमाल सभी लोगों के सामने नहीं कर सकता था, नहीं तो उसके पूरी तरीके से लग जाएंगे। इसीलिए वो छुपा हुआ था और मौके की तलाश में था। और ऊपर से जितने भी ऑफिशियल थे वो सभी ड्रोन से सभी लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे। उनमें से एक हंटर आगे से कहता है कि वो बच्चा वहाँ पे छुपा हुआ क्या कर रहा है। तो टीचर की उसे फेंग की कंडीशन के बारे में बताती है कि उसने 1 स्टार की प्रोफेशन को अवेकन किया है और ऊपर से उसका बचपन कुछ ज्यादा टफ नहीं रहा है, इसीलिए वो छुपा हुआ है और उसके कॉम्बैक्ट पावर ज्यादा ठीक नहीं है। तो वो बंदा टीचर की से कहता है तो फिर उसे डंजन से बाहर निकालो ना, वहाँ पे छोड़े रखने का क्या ही फायदा है। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों को पता चलता है कि किसी ने उनके एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिसके बाद हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये यहाँ पे कैसे आ गया। हमें पता चलता है कि उसके सामने गॉबलिन स्टेज का एवोल्यूशन गॉबली खड़ा था जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जिसके बाद वो गॉबलिन अपने सभी छोटे गॉबलिन भाइयों से कहता है कि जाओ और जाके सभी लोगों का शिकार करो, हमें किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। और उसी टाइम पे उस गॉबलिन को एक ड्रोन की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसके ऊपर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है और वो ड्रोन सीधा जाके फेंग के सर के ऊपर गिरता है। फेंग आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये लोग तो साला चैन से चुपने भी ना दे हैं। इसके बाद उसी टाइम पे फेंग की नजर जब सामने के ऊपर पड़ती है तो कई सारे गॉबलिन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। बड़ा वाला गॉबलिन फेंग को देख के कहता है कि यहाँ पे तो एक कीड़ा है, उसे तो मसलना ही पड़ेगा। फेंग पहले तो घबरा जाता है कि यहाँ पे एक इलाइट गॉबलिन आ गया, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि ड्रोन तो जा चुका है, अब वो मौके का फायदा उठा सकता है। जिसके बाद फेंग आगे से फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करता है। तो फॉरबिडन स्पेल इस तरह से काम करता है कि वो एक ऐसे डार्क फायर को रिलीज करता है कि जो भी गॉबलिन उसे टकराता है तो वो बेचारा जल के राख हो जाता है और उनकी हड्डियां तक नहीं बचती हैं। और फेंग जैसे ही वहाँ पे अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है तो फिर इधर इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे एक अचानक से डार्क पावर का बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज हुआ है जिसका लेवल किंग लेवल है। इसीलिए वो सभी लोग रेनफोर्समेंट को वहाँ पे बुलाने लगते हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट्स अंदर गए थे उन सभी को बाहर बुला लिया जाता है। टीचर की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि अगर एक किंग लेवल का मॉन्स्टर बाहर निकल आता है तो वो अकेले ही एक सिटी को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा मॉन्स्टर एक छोटे से टेस्ट के बीच में कैसे आ सकता है। वहीं पे उस इलाइट गॉबलिन की आंखें फट जाती है जब वो फेंग की पावर देखता है। वहीं पे फेंग पूरी मजे ले रहा था अपनी पावर का जलवा देखते हुए और उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और वो जैसे जैसे गॉबलिन्स को मारता जाता है तो फिर उसे 10-10 का एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलता जा रहा था। बेचारे वो सभी गॉबलिन अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन फॉरबिडन स्पेल से कोई भी नहीं बच पाता है। वहीं पे इलाइट गॉबलिन को समझ में नहीं आता है कि इंसान के पास डार्क पावर कैसे हो सकती है। जिसके बाद वो डार्क पावर धीरे धीरे करके इलाइट मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगती है और इलाइट मॉन्स्टर भी डार्क पावर के अंदर घसीट लिया जाता है और उसकी भी हड्डियों का चूरा बन जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसने एक गॉबलिन वैनगार्ड को मारा है तो फिर उसे 6000 का एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। जिसके बाद फेंग को पता चलता है कि वो लेवल अप कर चुका है और वो अपने 10 लेवल पे आ चुका है, जबकि जो भी नॉर्मल लोग होते हैं वो लेवल अप करके सिर्फ 2 पे जाते हैं। और फेंग को समझ में आ जाता है कि वो इसी पावर्स का इस्तेमाल बाहर नहीं कर सकता है और साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि अगर वो इलाइट मॉन्स्टर को मारता है तो फिर उसे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। इसीलिए फेंग फैसला करता है कि वो अब से सीक्रेट डंजन्स के अंदर जाएगा क्योंकि वहाँ पे खतरा बहुत ज्यादा कम होता है और लोग मुश्किल से ही जाते हैं। उसी टाइम में फेंग की नजर जब सामने की तरफ पड़ती है तब उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर बनने के बाद ड्रॉप आउट भी देते हैं। और फेंग की नजर जब सामने पड़े हुए ऑरेंज इक्विपमेंट्स के ऊपर पड़ती है तब वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो ऑरेंज में होते हैं ये बहुत ज्यादा कीमती होती हैं और इनकी कीमत काफी ज्यादा हाई होती है, इसीलिए ये इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा कीमती होते हैं। और फेंग उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। उसी टाइम पे कैंडिडेट्स को बताया जाता है कि वो जल्दी से स्क्रॉल का इस्तेमाल करके पोर्टल से बाहर आ जाए। फेंग को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसे पता चलता है कि फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करने की वजह से पीछे की तरफ ट्राइब्स बन गए थे और उनके अंदर से बहुत ज्यादा डार्क पावर रिलीज हो रही है। लेकिन फेंग इस बात को इग्नोर करते हुए जल्दी से स्क्रॉल का इस्तेमाल करता है और पोर्टल से बाहर आ जाता है। वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो जितने भी ऑफिशियल थे वो सभी उन लोगों को तुरंत यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें पता चलता है जो किंग लेवल की एनर्जी थी उसका सोर्स अचानक से गायब हो गया है। तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ये सोर्स कैसे चला गया और वो मॉन्स्टर कहाँ पे चला गया। टीचर की फेंग से पूछती हैं क्या वो ठीक है, तो फेंग कहता है कि वो ठीक है। इसके बाद टीचर की उसे भी यहाँ से जाने का ऑर्डर दे देती हैं और अकेडमी को कुछ हफ्तों के लिए बंद कर दिया जाता है और वो आगे की रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए तैयारी करने लगती हैं। जिसके बाद हम लोग यूए और फेंग को देखते हैं और वो दोनों
दोनों ही एक साथ चलते हुए जा रहे थे, इसी बवाल के बारे में बात करते हुए कि अचानक से वो सोर्स कहाँ पे गायब हो गया। वहीं पे फैंग को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कहीं उस सबको पता न चल जाए कि उसी ने ये कांड किया है। वहीं पे यूहे जब फैंग की तरफ देखती है तब उसका मुंह लटका हुआ था, तो यूहे को ऐसा लगता है कि फैंग बहुत ज्यादा ट्रॉमा में चला गया है इस बवाल की वजह से, और उसे ऐसा लगता है कि अब ये अकेले कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए यूहे फैंग को बताती है कि उसका प्रोफेशन डिफेंसिव टाइप का है, इसीलिए वो सोलो लेवलिंग करने के लिए सूटेड नहीं है। इसीलिए उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो टीम के अंदर रहे और उसके साथ ही वो लोग अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। इसीलिए यूहे फैंग से कहती है कि तुम अब से मेरे साथ टीम अप करोगे और हम लोग अपने सफर को यहीं से शुरू करेंगे। लेकिन फैंग यूहे को मना कर देता है और उसे कहता है कि वो अपना संभाल सकता है, यूहे अपनी चिंता करे बस, और अपने मन के अंदर सोचता है कि साला मैं इन लोगों को फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी ना दिखा सकता हूँ, ये बेचारे डर के मारे यूं ही बेहोश हो जाएंगे। लेकिन यूहे फैंग से कह के चली जाती है कि कोई बहाना नहीं चलेगा, कल रात उस जगह पे पहुंच जाना जहाँ पे मैं मैसेज करूंगी, और इसी के साथ कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। जिसपे फैंग आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये यार बात क्यों नहीं मानती है, इतनी ज्यादा जिद्दी क्यों है, और वो फैसला करता है कि अब यहाँ पे निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कह दूंगा कि बीमार हूँ। लेकिन यूवे की पर्सनैलिटी की वजह से ये टेक्निक उसके ऊपर काम नहीं करेगी, वो सीधा उसको बेड के साथ ही उठा के लेके चली जाएगी। इसीलिए फैंग वहाँ पे एक अलग ही जुगाड़ लगाता है। अगले सीन में हम लोग फैंग को एक बिल्डिंग के सामने देखते हैं, और ये बिल्डिंग वो जगह होती है जहाँ पे लूट का सामान बेचा जाता है और नया सामान खरीदा भी जाता है। और फैंग यहाँ पे अपने लिए एक खास तरह के वेपन को खरीदने के लिए आया था ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके। तो वो वेपन उसकी फॉरबिडन स्पेल के साथ मिक्स तो नहीं होगा, लेकिन उसकी जो कीचड़ फेंकने वाली टेक्निक है उसके साथ मिलने के बाद वो पावर बढ़ गई है, तो वो इसका इस्तेमाल नकली की तरह कर सकता है। खैर जब फैंग बिल्डिंग के अंदर घुसता है तब वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी जो कि फैंग को आगते ही उसे चिपकने लगती है, क्योंकि इन्हें कमीशन मिलता है जो भी सामान बेचा जाता है अगर ये कस्टमर को फंसा के अपने पास लेके आते हैं। नाइस स्ट्रेटेजी फॉर हर की। फैंग उस लड़की को अपनी सारी क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है और इसी भी बताता है कि उसे कैसी अटैक पावर वाली कैसे रिंग चाहिए और कैसा इक्विपमेंट चाहिए। वो लड़की फैंग से कहती है कि उसने जिस टाइप की डिमांड की है वो बहुत ज्यादा लो लेवल की होगी, इसीलिए वो उसको पहन के ज्यादा लेवल अप नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो लड़की फैंग से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक हाई लेवल के इक्विपमेंट दिलवाती हूँ जिसके साथ तुम आसानी से काफी ज्यादा अच्छे से लेवल अप कर पाओगे। लेकिन फैंग को लो लेवल का ही चाहिए था, तो वो लड़की समझ जाती है कि फैंग के पास कोई भी पैसा नहीं है, तो वो उसको वहाँ से छोड़ के चली जाती है और किसी और को भेज देती है फैंग को संभालने के लिए, क्योंकि इस लड़की को सिर्फ मोटे लोग चाहिए होते हैं जिनके पास मोटा पैसा होता है। खैर उसके जाने के बाद वहाँ पे एक लड़की आती है और ये काफी अच्छी थी, सच अ नाइस गर्ल, आई लव हर। ये फैंग के साथ काफी अच्छे से बात करती है और उसकी कंडीशन के ऊपर बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है। जिसके बाद वो फैंग को कई सारे वेपन्स दिखाती है और वो वेपन लो क्वालिटी के होने के बावजूद फैंग के ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसका लेवल काफी ज्यादा कम था और आखिर में जाके उसे बस एक छोटी सी रिंग ही पसंद आती है जिसको वो हैंडल कर पा रहा था। जिसके बाद फैंग उस लड़की से पूछता है कि उसे अपनी लूट में बेचनी है, वो कहाँ पे उसे बेच सकता है। वो लड़की फैंग की मदद करती है और उसे सेल स्टाफ के पास लेके जाती है जो इन सभी लूट के सामानों को बेचता है, और मुझे इसकी थूत बिल्कुल भी पसंद नहीं लगी, छी। वो लड़की फैंग को वैंग से मिलवाती है जो कि यहाँ का इंचार्ज था। फैंग अपने पास है उसी भाई नकल को बाहर निकालता है जो उसे गॉब्लिन को मारने के बाद में मिला था, और वो उसे वैंग को दे देता है। वैंग जब उस नकल को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि ये कोई ऐरा गहरा वेपन नहीं है, ये बहुत ज्यादा कमाल का है जिसका लो इक्विपमेंट्स है और ऊपर से इसके पास एक्सीलेंट एट्रीब्यूट है और ऊपर से इसके पास 3 स्टोन भी लगे हुए हैं और इसका जो इफेक्ट है वो भी लाजवाब है। वैंग ये सब कुछ देख के हैरान हो जाता है और फैंग से पूछता है कि उसे ये कहाँ से मिला, जिसपे फैंग उसे कहता है कि बेचने पे ध्यान दो, नहीं लेके चला जाऊंगा। तो फिर वैंग को समझ में आ जाता है कि वो भोक्ता भगवान है और वो कोने में जाके एक पर्सन को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो जिस टाइप के पीस ऑफ इक्विपमेंट को ढूंढ रहा था वो उसे मिल गया है, तो तुम यहाँ पे आके उसे ले सकते हो। बेसिकली इस बिल्डिंग का काम ये था कि एक हाथ ले दूसरे हाथ बेचते। वहीं पे वो लड़की फैंग के लिए चाय बनाती है और उसे चाय पिलाती है। इसके बाद वैंग कमरे के अंदर आता है और फैंग को बताता है कि वो इक्विपमेंट बिक गया है और उन्हें उसके लिए 50,000 क्रिस्टल स्टोन मिले हैं और उनका कट 4,000 है, जिसके बाद फैंग को टोटल 46,000 क्रिस्टल स्टोन मिलेंगे। वहीं पे वो लड़की इतनी ज्यादा रकम सुन के काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो फैंग की तरफ तिरछी नजरों से देखने लगती है। इसके बाद फैंग से कहता है कि तुम अपना अकाउंट नंबर दे दो, हम तुम्हें वहाँ पे भिजवा देंगे और तो भी जो सामान हो तुम यहाँ पे लाके बेच सकते हो। वहीं पे हम लोग पहले वाली लड़की को देखते हैं जो अपनी
दोस्तों के साथ बात कर रही थी और उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने उस छोटे लड़के को जाने क्यों दिया, वो दिखने में क्यूट तो लग रहा था। इस पे ये लड़की बताती है कि उसे हैंडसम बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसे पैसे वाले कस्टमर ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा कट मिलता है। और इसी टाइम पे फैंग वहाँ पे वैंग के साथ आ रहा था, तो वो लड़कियां उस लड़की को बताती हैं जिसने फैंग को भगा दिया था कि उसने यहाँ पे 50,000 क्रिस्टल स्टोन से ज्यादा के महंगे का सामान बेचा है और उसे साथ ही में कमीशन भी बहुत ज्यादा मिला है, और अगर हमने उसे पहले पकड़ लिया होता तो शायद ज्यादा कमीशन हमें भी मिल जाता। जिसपे उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था जिसको भगाया था समझ के गंगू तेली, वो असल में निकला राम ठेली। और उसे पछतावा तो हो ही रहा था कि जो कट उसने अभी अपने हाथों से गवा दिया है वो उसका होने ही वाला था कि कुत्ता आके चाट गया। खैर इसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं जहाँ पे वो लड़की फैंग को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसकी मदद से उसे काफी ज्यादा कट मिला है और उसकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम वहाँ पे यांग जिन बताती है। जिसके बाद हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि उस जगह पे जा रहा था जहाँ पे यूए ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन ये गोजो यहाँ पे क्या कर रहा है। ओ माय गॉड, गेगे के हाथों पीले जाने के बाद गोजो यहाँ पे रिकार्नेट हो गया। खैर इसके बाद हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक रिंग का इस्तेमाल करता है, तो वो जमीन पे छोटा सा गड्ढा कर देता है और उसे ऐसा लगता है कि अब वो अपने फॉरबिडन का स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है और एक्सपोज भी नहीं होगा। खैर इसके बाद जाके वो यूए से मिलता है और वो यूए से बात कर पाता कि इससे पहले ही वहाँ पे यूए की टीम के लोग आ जाते हैं और सालों ने नाम नहीं बताया, बस इन लोगों के प्रोफेशन को बता दिया है। अब देखो इन चारों में से ये बजरकर और ये लड़की दीज आर गुड कैरेक्टर, इसीलिए यूए फैंग से कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने गिल्ड के मेंबर से मिलवा देती हूँ और ये दुभड़ में साले, इनके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। यूए फैंग भी अपने मन के अंदर सोचता है छी, ये तो साले मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैंने इन लोगों से करोड़ों का माल उधार ले रखा है और फोन करने पे फोन भी ना उठा रहा हूँ। खैर इसके बाद ये बंदा जो कि मेज है वो यूए से कहता है कि वो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली है ना। जिसके बाद हमें फैंग से यहाँ पे पता चलता है कि जो भी लोग 30 लेवल को रीच कर जाते हैं तो वो लोग फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को करते हैं और जो लोग 60 लेवल पे होते हैं वो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को करते हैं। तो ये अपने आप में ही एक 5 स्टार जीनियस है, इसीलिए इसमें कोई शक नहीं है कि यूए अपने आप में ही एक कमाल की वॉरियर है। इसके बाद ये बंदा अपने पास से एक एजिलिटी पोशन बाहर निकालता है जिसको पीने के बाद हंटर अपनी एजिलिटी को हमेशा के लिए बढ़ाए रख सकता है और ऐसे पोशन काफी ज्यादा हाई लेवल के होते हैं तो वैसे महंगे तो होना ही था। जिसपे वो बंदा आगे से सुवाफ करते हुए कहता है कि ज्यादा महंगा थोड़ी ना है, बस 20 से 30 हजार का है जो मैं सिर्फ अपनी यूए के लिए लेके आया हूँ। इसके बाद यहाँ पे पोशन का सुवाफ करने लगता है लेकिन यूए उसे लेने से साफ मना कर देती है और उसे कहती है कि अपना गिफ्ट अपने पास ही रखो। वो बंदा यूए से कहता है कि तुम एक हाई यूनिवर्सिटी जाने वाली हो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन यूए उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद वो सीधा जेंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वहीं पे वो फैंग पूरी तरीके से हंस रहा था, तो फिर वो बंदा अपनी लाइन क्रॉस कर देता है और वो यूए से कहता है कि वो फैंग जैसे कचड़े के साथ क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है। बेशक यूए को गुस्सा आता है और वो उस बंदे से कहती है कि जवान संभाल के, नहीं तो उसी से फांसी का फंदा बना के उल्टा लटका दूंगी। लेकिन वो बंदा आगे से कहता है कि मैंने कुछ थोड़ी ना गलत कहा है, 1 स्टार तो हमेशा कचड़े ही रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कुछ भी कुछ अजीब नहीं किया है। वहीं पे फैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी दिक्कत क्या है और ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। एक फॉरबिडन स्पेल फेंक के मार दो तो चड्डी गीली हो जाएगी और पहनने को कुछ नहीं बचेगा। प्रिस्ट आगे बढ़ती है और बेचारी लड़की की वजह से हमें पता चलता है कि इसका नाम जाओ है। प्रिस्ट उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन जाओ आगे से कहता है कि इसके पास है ही क्या जो ये मुझसे लड़ सके और इससे ज्यादा अपने आप को हीरो नहीं समझना चाहिए। हालांकि फैंग उसकी बेइज्जती कर देता है ये कहते हुए कि तुम जियान हो और ऊपर से रेबीज के डॉग, इसलिए तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ और वैसे भी छोटे मोटे पोषण को लेके तुम ज्यादा उड़ने लगे हो। इसे जाओ की भाई जलने लगती है और उसी टाइम पे उसका दोस्त आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास इन पोषण से ज्यादा कुछ कीमती है तो दिखा के इसकी बोलती बंद क्यों नहीं कर देते हो। इस पे जाओ आगे से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ वैल्यूएबल होता है तो फिर मैं अपने घुटनों पे बैठ के तुमसे माफी मांगूंगा। तो फिर फैंग अपने पास से उसी इलाइट गॉब्लिन के दूसरे इक्विपमेंट को बाहर निकालता है और वो यूएस से कहता है ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो लोग जैसे ही उसके ऊपर ऑरेंज कलर देखते हैं तब उन्हें समझ में आ जाता है कि ये अलग ही बवाल चीज है। यहाँ तक कि ये जैसे जीनियस ने भी कभी भी इस तरह की चीज का इस्तेमाल पहले नहीं किया था और इसका जो एट्रीब्यूट बूस्ट पॉइंट था वो भाई 10 का था जबकि इस जाओ के 3 थे। और जाओ आगे से कहता है कि ये स्कैम है। जैंगो उस टोकन को युवे को दे देता है और उसे कहता है कि जल्दी से ट्राई करो और दिखा दो कि इन्हें ये कोई बवाल चीज नहीं है। जिसके बाद युवे जैसे ही उस टोकन का इस्तेमाल करती है तो उसके जो एट्रीब्यूट थे वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इससे वो दोनों भाई दोनों तबाही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने कहीं से चुराया होगा। इस पे फैंग आगे से कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने चुराया है या नहीं, लेकिन तुमने कुछ कहा था और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम वो करने वाले हो। जिस पे जाओ आगे से मना करने लगता है
तो फिर युवे उसे कहती है कि महान जाओ यहाँ पे बैकिंग कर रहा है और अपने वादों को पूरा नहीं करेगा। तो फिर बाकी बचे प्रीस्ट और बजरगर उसे दूरी बना लेते हैं क्योंकि संगति का असर हो सकता है। तो फिर जाओ को वहाँ पे अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं और वो फेंग के सामने अपने घुटने टेक के उसे माफी मांगता है। फेंग उसे देख के मुस्कुराता है और युवे को लेके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद फेंग युवे को कोबचे के अंदर लेके जाता है और उसे बताता है कि उन दोनों का रिलेशन कोई ऐसा वैसा रिलेशनशिप नहीं है और युवे को फेंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे सारा फोकस अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर करना चाहिए और एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहिए। और फेंग अपने मन के अंदर सोचता है ताकि मैं अच्छे से लेवल अप कर सकूं यार। युवे फेंग से कहती है कि उसे भी अपने ऊपर गिव अप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ तो काम होगा, जैसे कि ईंटें उठाना फेंग वही कर सकता है। फेंग उसे कहता है कि मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ, लास्ट ऑप्शन ठेला लगाना है, वो भी मोमोज वाला। तो फिर युवे जाने से पहले फेंग को कुछ गिफ्ट देके जाती है जो कि स्किल बुक होती है। युवे फेंग को बताती है कि इनको पढ़ने से नहीं लेकिन माथे के ऊपर मारने से तुम इनको सीख सकते हो और इन स्किल्स को एक्वायर कर सकते हो और ये पर्पल क्वालिटी की है यानी कि बैंगनी रंग की, तो ये इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ, इसके अलावा जो टोकन तुमने दिया है ये उनके मुकाबले में तो कूड़ा ही है। लेकिन फेंग उन स्किल बुक्स को रख लेता है और युवे से कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो। अगला सीन सीक्रेट रियलम का होता है जो कि और कुछ नहीं कब्रिस्तान था और ये इताची का दोस्त यहाँ पे क्या कर रहा है। खैर उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कब्र के अंदर से मुर्दे बाहर निकलते हैं और कुल्हाड़ी के साथ कौन दफनाता है भाई इन्हें। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कोई उनके ऊपर तीरों से अटैक करता है जो उनके सर को छेदते हुए उन्हें मार गिराता है और हमें बाद में पता चलता है कि ये कांड करने वाला और कोई नहीं युवे थी। और उसी के पीछे हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि चुपचाप बैठा हुआ था और मुझे पता नहीं कि ये दोनों एक साथ कैसे आ गए क्योंकि इन लोगों तो अलग होना था ना। खैर हमें क्या एक्शन से मतलब है। वहीं पे फेंग निराश होकर भाई मुंह लटका के बैठ जाता है क्योंकि यहाँ के एक्सपीरियंस पॉइंट उसके खातिर काफी ज्यादा लो थे और वो पहले ही लेवल 10 पे था, इसीलिए वो चुपचाप बैठा ही रहे तो ही उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। उसी टाइम पे युवे के पास उसके गिल्ड वाले की तरफ से लोगों को कॉल आता है और वो लोग उसे बताते हैं कि उन्हें फॉलन लीच सीक्रेट रियलम के अंदर एक बॉस के बारे में पता चला है और ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अरे भाई बोल नहीं पाता हूँ मैं यार, अपॉर्चुनिटी है। इसकी मदद से वो काफी ज्यादा लेवल अप कर सकती है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं दोबारा चहकने क्यों लगा इस गले खराब की परेशानी में, तो मैंने हेडफोन लगा लिए हैं और मैं गाने सुन रहा हूँ। अब मैं मजे के साथ साथ काम दोनों कर रहा हूँ। प्रीस्ट युवे से पूछती है कि वो आएगी या नहीं आएगी। मैं पे जाओ पीछे से कहता है कि वो लोग जहाँ पे जा रहे हैं तो वो लोग युवे की मदद से बॉस को नहीं हरा पाएंगे और ऊपर से बॉस जो रॉ आइटम देगा वो बहुत ज्यादा मेज के लिए रेयर होते हैं और उसे किसी भी कीमत पे वो आइटम्स चाहिए, इसलिए युवे को किसी भी कीमत पे वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। ये सभी बातें सुनने के बाद युवे फेंग की तरफ देखती है तो फेंग उसे कहता है कि मेरी तरफ मत देखो, चले जाओ, सब कुछ ठीक है और थोड़ी देर इंतजार करने से कुछ होगा नहीं। युवे जाने से पहले फेंग से कह के जाती है कि सेफ्टी जोन के अंदर इंतजार करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद युवे पूरा जोर लगाती है और उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। फेंग उसे बाय बाय करता है और उसे कहता है कि जा रही हो आराम से जाना और आते समय भूख लगे तो समोसे खा लेना और मेरे लिए भी लेते आना। जिसपे युवे उसके ऊपर चिल्ला के कहती है कि अपना मुंह बंद कर रखो। जिसके बाद फेंग सीरियस होकर कहता है कि अब मैं अकेला हूँ, चलो बॉस को चल के पेलते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि फेंग ने कल ही वहाँ पे जो 2 स्किल मिली थी उनको सीख लिया था और बिना किसी दिक्कत के उन्हें आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और ऊपर से फॉरबिडन स्पेल की होने की वजह से उसकी किस्मत और भी ज्यादा चमक जाती है। लेकिन फेंग यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा स्किल्स का यूज नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास 3 ही स्किल स्लॉट हैं ऐसे कि गेम के अंदर होता है और ये लोग जैसे जैसे लेवल अप करते जाएंगे वैसे वैसे इन लोगों के स्किल स्लॉट और भी ज्यादा ओपन होते जाएंगे। जिसके बाद हमें फेंग के स्किल स्लॉट को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पास एक्टिव स्किल 3 थी और पैसिव स्किल 2 थी। इसके बाद हम लोग ग्रे वाइट को देखते हैं और यहाँ पे सभी अधमरे प्राणी थे जैसे कि स्केलेटन, घोल, ज़ॉम्बी और उनमें से कुछ का तो लेवल बहुत ज्यादा हाई था। जिसके बाद हम लोग वहाँ पे एक और नई टीम को देखते हैं और इन लोगों को पता था कि बिग बॉस हाई टावर के अंदर ही आएगा जो कि सीक्रेट रियलम की बिल्कुल गहराई के अंदर है, इसलिए इन लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। ये लोग जितना ज्यादा सीक्रेट रियलम की गहराई के अंदर जाएंगे उतना ज्यादा खतरा बढ़ता जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे उनके सामने से आग का एक तूफान होते हुए गुजरता है जिसको देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हमें इन लोगों से पता चलता है कि ये हमला करने वाला और कोई नहीं युवे की गिल्ड थी। इनका नाम सोलोमन लायन गिल्ड है और इन लोगों का लेवल नेशनल लेवल तक का है और बेशक ये लोग अपने नाम के ऊपर बलवान है, इनके रेपुटेशन का कोई भी ठोस नहीं है। जितना इन्हें ताकतवर समझा जाता है ये लोग उतने ही ज्यादा ताकतवर हैं। और यार मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, ये लोग यार उसी सीक्रेट रियलम के अंदर है जहाँ पे हमारा फेंग है, क्या ये लोग एक ही रियलम के अंदर है क्या? अच्छा तो ये लोग बॉस के पीछे जा रहे हैं और वहीं पे फेंग को सेफ्टी जोन के अंदर रखा गया है, लेकिन अब फेंग बॉस को मारने के लिए जाएगा। अब समझ में आया कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है। खैर ये लोग अपना छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को मारते हुए टावर तक पहुंचते रहेंगे। हम
हम लोग सीधा टावर पे चलते हैं। हम लोग टावर के बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर पे देखते हैं तो फिर वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और पोर्टल के अंदर से निकलता है हमारा फेंग, जिसने दोबारा फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल किया था और वो पलक झपकते ही यहाँ पे पहुंच गया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि फेंग ये स्पेस एबिलिटी है जिसका नाम स्पेस शिफ्ट है और ये एक्टिव स्किल है जिसको डार्क फॉरबिडन स्पेल के साथ मिला दिया गया है और ये डार्कनेस का रियलम जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे इस तरह के पोर्टल्स को खोल सकती है। बेसिकली फेंग सीक्रेट रियलम के अंदर जहाँ चाहे वहाँ पे जा सकता है बिना किसी दिक्कत के और इसकी ड्यूरेशन 1 घंटा थी बस। खैर इसके बाद वहाँ पे सीक्रेट रियलम का बॉस अपीयर होता है। फेंग उसको देख के कहता है लेट है भाई, मैं तो उससे पहले आ गया था। तो फिर वो बॉस तुरंत अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंग के ऊपर एक सोल अटैक करता है। फेंग उसे देख तक नहीं पाता है और वो सीधा जाके उससे लगता है, लेकिन होता हमारे फेंग को कुछ भी नहीं है भाई, ओवर पावर जो है। और वो बॉस इस बात से हैरान होकर कहता है कि तुम्हारे जैसा ओवर पावर कैरेक्टर यहाँ पे अकेले कैसे आ सकता है। उसी टाइम पे फेंग उसके पीछे से बाहर निकलता है पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए और उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है क्योंकि मुझे अपनी लूट किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं है। इसके बाद फेंग आगे से वहाँ पे एक और एक्टिव स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था हेवनली मीटियोर शावर और ये भी डार्क फॉरबिडन स्पेल के साथ मिलने के बाद अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी थी। ये नॉर्मल लेवल तो बस 1-2 पत्थर गिराती, लेकिन डार्क फॉरबिडन स्पेल की पावर की वजह से अब यहाँ पे भारी मात्रा में आसमान से गिरते हुए पत्थरों की बरसात होने वाली थी। इसके बाद आसमान से कई सारे मीटियोर शावर सीधा आके बॉस के ऊपर गिरते हैं और वहाँ पे धमाके होने लगते हैं और देखते ही देखते बॉस का जो टावर था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बॉस के मरने के बाद सिस्टम फेंग के पास आता है और उसे बताता है कि उसने ज़ॉम्बी डीमन, क्रॉप्स डीमन, शैडो इरोडिंग एक्सपेक्टर, शैडो रेडिंग एक्सपेक्टर, डार्क एनग्रेड आर्मर और फाइनल बॉस को मार डाला है और इसीलिए उसे कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। भाई पत्थरों की बरसात से टावर के ऊपर थोड़ी ना हुई है, पूरी की पूरी सीक्रेट रियलम के ऊपर हुई है, इसीलिए इतने सारे लोग मरे हैं। इसके बाद सिस्टम फेंग को बताता है कि उसे 500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और वो डायरेक्ट लेवल 30 पे आ गया है और इसी तरीके से फेंग हमारा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को भी अचीव कर लेता है। इसके बाद वहाँ पे लूट का सामान दिखाई देता है तो लूट भी बहुत ज्यादा कमाल की थी। वहाँ पे कई सारे जेम स्टोन थे, पेंडेंट थे, स्किल बुक थी जिनको बेच के बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता था और मैं इनकी जानकारी तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये साला इस्तेमाल तो करेगा नहीं, इसीलिए जान के क्या ही कर लोगे। लेकिन फेंग की नजर तभी उनमें से एक स्पेशल आइटम के ऊपर पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा रेयर था और फेंग इसका इस्तेमाल करने के बाद अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकता है और साथ ही में एक हिडन प्रोफेशन को भी अनलॉक कर सकता है जो कि नेक्रोमेंसर था और दूसरा आर्कमेज था। फेंग इस आइटम को के काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इस तरह के आइटम मिलना बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और ऊपर से हिडन प्रोफेशन वो तो बहुत ज्यादा कमाल की चीज होती है और फेंग ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है और वो वहाँ पे आर्कमेज को चुन लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बरसात अभी भी रुकी नहीं थी, हर तरफ पूरे सीक्रेट रियलम के ऊपर पत्थरों की मेटियोर्स की बरसात हो रही थी और सभी लोग इससे इफेक्ट हो रहे थे। यहाँ तक कि यूए की टीम को भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी क्योंकि भले ही फेंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल यहाँ की सीक्रेट रियलम को डिस्ट्रॉय करने के लिए करे, लेकिन उसकी पावर्स ईवल हैं जो कि इन लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए इन लोगों को यहाँ से तुरंत खिसकना पड़ेगा, लेकिन जाओ अभी भी जाना नहीं चाहता था। यूए उससे कहती है कि जिंदगी प्यारी है या फिर इक्विपमेंट, तो फिर जाओ को वहाँ से जाना ही पड़ता है। इसके बाद यूए अपना फोन निकालती है और वो फेंग को मैसेज करके बता देती है कि उसे तुरंत यहाँ से निकल लेना चाहिए क्योंकि समस्या बढ़ती जा रही है। अगला सीन प्रोफेशन चेंज हॉल का होता है। फेंग अंदर घुसता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या यहाँ पे कोई है। वहीं पे एक लड़की बैठी हुई थी जो कि फेंग से कहती है क्या तुम यहाँ पे प्रोफेशन चेंज के टास्क को लेने के लिए आए हो। इसके बाद वो लड़की फेंग की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखने लगती है ताकि उसे उसके टास्क दिए जा सके। वहीं पे वो लड़की अपने मन के अंदर सोचती है प्रोफेशन चेंज करने की टिपिकल एज 18 साल की होती है और फेंग हमारा 18 साल का था, लेकिन उसकी जो क्वालिफिकेशन यानी कि एबिलिटी है वो थोड़ी सी कम पड़ सकती थी। इसके बाद वो लड़की फेंग को एक कमरे के अंदर लेके जाती है और उसको वहाँ पे छोड़ देती है और उससे कहती है कि अब वो अपना काम कर सकता है। इसके बाद वो लड़की वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसकी मुलाकात उसी बंदे से हो जाती है जिसको चैप्टर 1 के अंदर हम लोगों ने देखा था, जो कि यहाँ पे इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था कि जो ग्रेवयार्ड सीक्रेट डंजन थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई है और वहाँ पे जो पावर सोर्स था उसके बारे में भी अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उसका लेवल भी किंग लेवल से ऊपर का बताया जा रहा है। वो लड़की आगे से कहती है कि 2 दिन हुए नहीं, ऊपर से यहाँ पे एक दोबारा किंग लेवल का थ्रेट आ गया था। वो बंदा उस लड़की से कहता है कि हमें यहाँ पे हाई अरब्स ने भेजा है जिससे
उस लड़की को समझ में आ जाता है कि हायर अप्स लोन शैडो को एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद फेंग के सामने कंडीशंस आती हैं, जिनमें से पहला टास्क तो नेक्रोमेंसर वाला था, जिसके लिए उसे एक गिल्ड के साथ जाके ब्लड सोल क्राउन को इकट्ठा करना था, जिसकी टाइम लिमिट 3 दिन थी और ये ए लेवल का प्रोफेशन होने वाला था। इसके बाद दूसरा प्रोफेशन तो हमारा आर्क मीज का था। अब इस प्रोफेशन को पाने के उसे रियलम ऑफ रिडेंट टेम्पल के अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ पे उसे मिशन आइटम डिवाइन एम्बलम को पाना पड़ेगा। इसकी भी लिमिट 3 दिन थी, लेकिन इसका डिफिकल्टी लेवल एस था। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि डिफिकल्टी लेवल हाई है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो बात है बाबू भैया। तो वो तुरंत इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इतना सब काम करने के बाद वो तुरंत चेंज हॉल से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे गुड बाय कहने के लिए वहाँ पे वो ओल्डर सिस्टर नहीं थे जो पहले की थी। जिसके बाद हम लोग एक दूर सुनसान इलाके में कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग उसी ओल्डर सिस्टर को देखते हैं। वहीं पे एक बंदा पहले से कहता है कि ये पहली बार है कि मैं किसी को लोन शैडो से देख रहा हूँ, इन लोगों का ऑरा हमारे लोगों से बिल्कुल अलग है। वो बंदा उसे चुप करते हुए कहता है कि चुप रखो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस ही बहुत ज्यादा खास रखा गया है और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। जिसके बाद हमें लोन शैडो के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी के पास हिडन रेयर प्रोफेशन होता है, और ऊपर से ये लोग पावर ऑफ डार्कनेस का भी यूज कर सकते हैं बैटल के अंदर। और इन लोगों को सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन के अंदर ही बुलाया जाता है और उन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक टास्क दिए जाते हैं। और ये प्रोफेशन वाली ओल्डर सिस्टर भी लोन शैडो में से किसी एक की हिस्सेदार है। साथ ही में ये बहन डार्कनेस ऑफ पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है, यानी कि म्यूटेटेड है। लेकिन म्यूटेटेड होने के बावजूद भी पावर ऑफ डार्कनेस दीदी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है और उन्हें सर में दर्द होने लगता है। खैर वो लड़की उन लोगों को बताती है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि कल्प्रिट यहाँ से गायब हो चुका है, जैसे ही उसका काम खत्म हो गया, और अभी तक हमें उनके मोटिव्स के बारे में भी नहीं पता है कि वो लोग क्या आगे करने वाले हैं। लाल वाला बंदा आगे से कहता है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक और इसी तरह का बवाल हुआ था, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों चीजें आपस में मिली हुई हो। जिसपे सिस्टर आगे से कहती है कि कहना मुश्किल है, लेकिन हो भी सकता है कि दोनों आपस में मिले हुए हो। वैसे अभी हम लोगों को सबसे ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगी इन सभी चीजों को संभालने के लिए। उसी टाइम पे वहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि उससे पूछता है क्या वो इस बात को कंफर्म कर सकता है कि कल्प्रिट असल में एक मॉन्स्टर ही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो भी सिस्टर की तरह कोई म्यूटेटेड है। जिसपे सिस्टर उस बंदे को घूर के देखती है तो वो बंदा आगे से माफी मांगता है। बेशक ये लोग भाई डार्क पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसकी मदद से ताकतवर है, तो इन्हें भी एक थ्रेट की तरह देखा ही जाएगा। खैर सिस्टर आगे बताती हैं कि ये जो थ्रेट लेवल है वो किंग लेवल से भी बहुत ज्यादा आगे है, और पावर ऑफ डार्कनेस को हैंडल करने के लिए जिस लेवल की ताकत चाहिए वो कैपेसिटी इंसानों के अंदर होती ही नहीं है। उनकी बॉडी का फ्लैश और ब्लड कभी उन्हें सहे ही नहीं पाएगा। फ्लैश का मतलब होता है मांस। जिसपे वो बंदा आगे से कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि सिटी के अंदर एक ताकतवर मॉन्स्टर छुपा हुआ है जो किसी भी पल धमाका कर सकता है और पूरी सिटी को चुटकियों में गायब कर सकता है। जिसपे सिस्टर आगे से कहती है कि बिना किसी शक के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें इस बारे में पता लगाना पड़ेगा कि वो मॉन्स्टर कहाँ पे छुपा है। उसी टाइम पे हम लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपने घर के अंदर आराम से बैठा हुआ था। फिर हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि चुपचाप अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था, और क्योंकि फेंग 30 लेवल का हो चुका था इसीलिए उसके पास अब 4 नए स्लॉट आ गए थे, इसीलिए वो अपनी स्किल्स को मेंटेन करने लगता है। उसी टाइम पे सिस्टम फेंग को बताता है कि आर्केन शील्ड नाम की एक नई स्किल देखी गई है और उसे फॉरबिडन कर्स के साथ मर्ज कर दिया गया है, जिसके बाद वो स्किल फुल अर्थ सेल में बदल जाती है। और ये स्किल पैसिव होने की वजह से फेंग को बार बार इसे यूज करने की जरूरत नहीं थी। साथ ही में ये स्किल डिफेंस टाइप की थी, जो छोटे मोटे हमले होंगे फेंग को उनसे कोई असर ही नहीं होगा, और वो छोटे मोटे हमले असल में गॉडली लेवल के थे। फेंग इससे खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे ऑर्डिनरी अटैक के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। साथ ही में उसे एक और नई स्किल मिलती है जो कि पैसिव स्किल थी, जो एलिमेंटल मास्टरी थी फ्रॉम अर्थ टाइप के जितने भी स्पेल होंगे उन सभी के इफेक्ट 20% से बढ़ जाएंगे। लेकिन फेंग के पास अभी भी 4 स्लॉट बाकी थे, इसीलिए फेंग फैसला करता है कि उसे एक्सचेंज टावर जाना चाहिए और वहाँ से कुछ नई स्किल बुक्स को खरीदना चाहिए। अगले दिन फेंग एक्सचेंज टावर जाता है और वो लड़की जैसे ही फेंग को अंदर आते हुए देखती है तो वो फेंग के साथ बातें करने लगती है चमी होकर। चमी होने का मतलब होता है काम निकलवाने वाली बात करने की टेक्निक। लेकिन फेंग उसे कोई भी भाव नहीं देता है और कहता है कि वो खुद ही सब कुछ देख लेगा, जिससे उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो फेंग के पीछे जाने लगती है ताकि उसे थोड़ा सा कमीशन मिल सके। खैर उसी टाइम पे वहाँ पे भागते हुए यांग जिन आती है और वो फेंग को बताती है कि वो डिनर कर रही थी, लेकिन उसे
जैसे ही उसे पता चला कि फेंग यहाँ पे आया है तो वो भागते हुए यहाँ पे आ गए। फेंग उसे कहता है कि डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, मैं तुम्हें बाद में काम खत्म होने के बाद खाने की ट्रीट दे दूंगा। जिसके बाद फेंग वैंग के पास जाता है और उसे बेचने के लिए 2 बुक्स देता है और उससे कहता है कि उसे कुछ बुक्स भी खरीदनी है। वैंग इसे काफी ज्यादा सस्पिशियस होता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि पिछली बार ये ऑरेंज लेवल का वेपल देने के लिए आया था और इस बार यहाँ पे पर्पल लेवल की बुक लेने के लिए आया है। शायद से मुझे इसके बैकग्राउंड के बारे में चेक करवाना चाहिए। काम खत्म होने के बाद फेंग अपने वादे को पूरा करता है और वो यांग जिन को डिनर करवाने के लिए लेके जाता है और साथ ही में पैसे वो खुद ही पे कर रहा था। इसलिए यांग जिन उसे मना करने लगती है और कहती है कि वो पेड करेगी क्योंकि उसके पास कोई रीजन है। फेंग उनसे पूछता है कि कौन सा रीजन है तो यांग जिन बताने से मना करती है और कहती है कि सीक्रेट है। बाहर निकलने के बाद यांग जिन फेंग से कहती है कि वो यहाँ से अकेला चला जाए, वो टैक्सी लेके अपने घर चली जाएगी। फेंग उससे कहता है ठीक है, अपना ध्यान रखना। जिसके बाद वो टैक्सी के अंदर बैठ जाती है और ड्राइवर से कहती है कि सिटी हॉस्पिटल लेके चलो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यांग जिन के फादर काफी ज्यादा बीमार हैं और फेंग की वजह से जो उसे कमीशन मिला था उसकी मदद से यांग जिन ने अपने फादर के बिल्स को काफी आसानी के साथ पे कर दिया है और इसी वजह से यांग जिन फेंग की काफी ज्यादा शुक्रगुजार है। खैर वो खुश हो ही रहे थे कि वहाँ पे तभी धमाका होता है और वो गाड़ी पलट जाती है और एक नुकीला टेंटेकल उड़ते हुए आता है जो कि शीशे को तोड़ते हुए ड्राइवर के सीने को आर पार कर देता है और खून की चींटें सीधा जाके यांग जिन के ऊपर पड़ती हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिटी के बीचों बीच में एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और वह इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। यांग जिन जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन फिसल के नीचे गिर जाती है और उसी टाइम पे उसके ऊपर हमला करने के लिए पीछे से वही मॉन्स्टर आता है जिसने ड्राइवर को मारा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पोर्टल के अंदर से एक और बंदा बाहर निकलता है जो कि दिखने में किसी तरह का इंसान था। यांग जिन जो कि फर्स्ट स्टार की मेज थी वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है लेकिन मॉन्स्टर के ऊपर इसका कुछ भी असर नहीं होता है और मॉन्स्टर अपने धारदार पंजे का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि उसी टाइम पे कोई बंदा उसके ऊपर शॉट से हमला करता है और उसके गर्दन उड़ा देता है और वो यांग जिन को सक्सेसफुली बचा लेता है। ये बंदा वही था जिसको हमने अभी तक कई बार देखा है और वो यांग जिन से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। साथ ही में सीक्रेट रियलम का रियलिटी के साथ मर्ज हो जाना काफी बहुत अजीब बात थी और ऐसी सिचुएशन आज तक कभी देखी नहीं गई थी और ऊपर से ये मॉन्स्टर कोई ऐसी चीज नहीं थे जिनको 1 स्टार के ऑर्डिनरी लोग हैंडल कर सके और इस बंदे को ऐसा लगता है कि ये वही किंग लेवल का यानी कि फेंग वाला मॉन्स्टर है जो कि सिटी के अंदर छुपा हुआ है। वो बंदा ये सभी बातें सोच ही रहा था कि तभी कोई उसके ऊपर पंजे से हमला करता है लेकिन वो बंदा जल्दी से पीछे हटके उसे डॉज कर लेता है और जब वो अपने सामने की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि ये कोई इंसानी बंदा था। वो बंदा कहता है क्या तुम कोई म्यूटेंट हो? जिसपे वो बंदा कहता है म्यूटेंट, मैं उन जैसे कचौड़ों की तरह नहीं हूँ, मैं पावर ऑफ डार्कनेस का गार्डियन हूँ। इस बंदे ने गार्डियन नाम का कोई चीज नहीं सुना था। जिसके बाद वो शॉट लेके उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन गार्डियन हद से ज्यादा शक्तिशाली था और वो एक ही पंच मार के उसे दूर फेंक देता है। वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी ताकत थर्ड ट्रांसफर से भी ज्यादा होगी। ट्रांसफर एक तरह का टाइटल है जो कि कुछ लोगों को दिया जाता है जब उनकी पावर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। वो बंदा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहता है कि अब से ये जगह उसका इलाका है और जैसे कमजोरों के लिए इस जगह पे कोई भी जगह नहीं है और वो अपने मॉन्स्टर हैंड का इस्तेमाल करते हुए अपने टेंटिकल को उसके सीने के आर पार कर देता है और वो पीछे जाके गिरता है। गार्डियन चिल्लाते हुए कहता है कि ये जगह मेरा इलाका है और मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। लेकिन गार्डियन के सीने के ऊपर एक नेक्सस लगा हुआ था जो कि गार्डियन से कहता है गंदे इंसान, अपने आप को ज्यादा ऊंचा मत समझो, तुम्हारी ये ताकत मेरे द्वारा दी गई है, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस इन रेंगते हुए कीड़ों के सिवा कुछ नहीं हो। जिसके बाद हम लोग ऊपर आकाश में देखते हैं तो आकाश के अंदर एक दरार पड़ती है और उसके अंदर से एक और पावरफुल मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो गार्डियन से कहता है कि मुझे साबित करो कि तुम्हारे अंदर अभी भी वैल्यू है। इस शहर के सभी लोगों को सैक्रिफाइस के तौर पे इस्तेमाल करो ताकि मैं इस दुनिया के अंदर आ सकूं। उसी टाइम पे हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि हगने गया हुआ था और वो जैसे ही हल्का हो गया बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि दुनिया 2 मिनट के अंदर ही चेंज हो गई है और मॉन्स्टर इधर उधर खून कर रहे हैं और अगर ये हगने न गया होता तो शायद इतने सारे लोगों की जाने न जाती। एक मॉन्स्टर जैसे ही फेंग को देखता है तो वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ता है लेकिन उसी पल जमीन को चीरते हुए पत्थर का एक स्पाइक बाहर निकलता है जो कि उस मॉन्स्टर को पीस से अलग कर देता है। हमें पता चलता है कि फेंग की एक ये नई स्किल है जिसका नाम अर्थ स्पाइक वॉल है। फेंग कहता है कि मैंने इसमें काफी पैसा फूंका था, चलो कम से कम ये काम तो आई। खैर इसके बाद फेंग टॉयलेट से बाहर निकलता है तब बाहर का नजारा पूरी तरीके से चेंज हो गया था और गार्डियन उस बंदे को खींचते हुए ला रहा था और इसकी हालत ठीक नहीं है।
हैं, मारा जाएगा लग रहा है। वो गार्डियन जैसे ही फेंग को देखता है तो वो उसको भाई कीड़ा समझ लेता है और उससे कहता है कि एक छुपा हुआ कीड़ा मिला, अब इसे मसलने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद वो अपने मॉन्स्टर हैंड का इस्तेमाल करते हुए फेंग के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। गार्डियन फेंग को पकड़ तो लेता है, लेकिन जब वो उसे निचोड़ने की कोशिश करता है तब वो उसे निचो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि फेंग अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था। गार्डियन की भी धीरे धीरे आंखें बाहर आने लगती हैं और जब उसे फेंग के अंदर से पावर ऑफ डार्कनेस का जलवा दिखाई देता है तब वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फेंग का जो ऑरा था वो मौत से भी ज्यादा भयानक था। फेंग को भी महसूस हो जाता है कि ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है और शायद से ये पूरी सिटी के ऊपर फॉरबिडन कर्स लगाने वाला है। इसीलिए फेंग अपनी आंखें खोलता है और एक ही बार में उसके हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद जब गार्डियन को समझ में आ जाता है कि उसकी एक नहीं चलेगी तो वो अपने मालिक को बुलाने लगता है और उसे कहता है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे फेंग के साथ निपटने के लिए। लेकिन गार्डियन का लीडर कुछ ज्यादा ही फट्टू था। वो जल्दी से अपने सभी मॉन्स्टर को बुलाता है और कहता है जल्दी आओ रे, हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं, पता चले कब वो साला हमारी बजा दे। जिसके बाद पोर्टल बंद हो जाता है और पोर्टल जैसे ही बंद होता है तो गार्डियन की सारी पावर्स भी चले जाती है और फेंग उसे देखते हुए मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद हमें विस्तार से बताया जाता है कि म्यूटेंट्स उन लोगों को कहा जाता है जो अवेकनिंग के टाइम पे हिडन प्रोफेशन ऑफ डार्कनेस को अवेकन कर लेते हैं। ये लोग पावर ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये ऑर्डिनरी प्रोफेशन के मुकाबले में ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, जबकि ये सेम लेवल पे होते हैं। लेकिन उसी टाइम पे जब ये लोग एक बार प्रोटेक्शन ऑफ द पावर ऑफ डार्कनेस खो देते हैं तो ये बहुत ज्यादा परेशानी खड़े करने लगते हैं और इन्हें मारना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद फेंग स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए उस गार्डियन को वहीं पे मार गिराता है, उसके सीने के अंदर पत्थरों को उगा के। जिसके बाद फेंग जो लूट मिली थी उसे उठाता है और तुरंत वहां से खिसक लेता है क्योंकि पकड़ा नहीं जाना है। जिसके बाद हम लोग उसी पहले वाली सिस्टर को देखते हैं जो कि वहां पे आ रही थी जहां पे अभी अटैक हुआ था। उन लोगों को लगता है कि ये हमला उसी मॉन्स्टर ने किया है जो यहाँ पे छुपा हुआ था। वहीं पे सिस्टर अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे 2 डिस्ट्रक्टिव स्पेल्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो दोनों ही अचानक से गायब हो गए हैं। तो आखिर में दुश्मन करना क्या चाहता है? क्या वो तबाही मचाना चाहता है या फिर रोकना चाहता है? सिस्टर अपनी सेकंड वाली हंटर से पूछती है कि हालात कैसे हैं, जिसपे वो बताती है कि सब कुछ सेफ है, आसपास की जो भी सिटी है वो भी सेफ है, लेकिन सिटी ऑफ साउथ के जो हालात हैं उनके बारे में किसी को भी नहीं पता है। जिसपे सिस्टर आगे से कहते हैं कि उस जगह के इंचार्ज कैप्टन जू हैं, हमें चल के वहाँ पे चेक करना चाहिए। जिसके बाद हम लोग गार्डियन को देखते हैं जिसको भाई पील दिया गया था और उसके सामने एक बंदा खड़ा था हरे कपड़ों के अंदर और इसका नाम डुआन है और इसे पता चलता है कि गार्डियन के जितने भी बिलोंगिंग्स हैं यानी कि सामान हैं उन्हें लूट लिया गया है। सिस्टर जब वहाँ पे आती हैं तब वो डुआन से कहती है कि हिलना नहीं और तुम कौन हो। जिसपे डुआन आगे से एक सील दिखाते हुए कहता है कि वो मेंबर ऑफ द क्लाउड रियलम से है। क्लाउड रियलम एक ऐसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कई सारे फाइटर्स रहते हैं जो कि सरकारी काम भी करते हैं, लेकिन कोपचे में बिना सभी की नजरों में आए हुए। सिस्टर उससे पूछती हैं कि तुम जब कोपचे में काम करते हो तो फिर उजाले में क्या कर रहे हो। तो फिर डुआन आगे से बताता है कि मैं इस बंदे की वजह से यहाँ पे आया हूँ। ये असल में हमारे ही ग्रुप का मेंबर हुआ करता था, लेकिन एक टाइम पे इसने हमें धोखा दे दिया और इसने सीक्रेट रियलम की मदद की होगी रियलिटी के ऊपर हमला करने के लिए और इसने मॉन्स्टर्स को लीड करते हुए हमारे कैंप के ऊपर हमला किया और कुछ लोगों को छोड़ के बाकी बचे जितने भी थे उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इससे सिस्टर को समझ में आ जाता है कि ये अटैक इसी वजह से रुक गया क्योंकि गार्डियन यहाँ पे मारा गया है। डुआन उन लोगों से पूछता है क्या तुमने इसकी जान ली है। सिस्टर आगे से कहती है कि हमें नहीं पता है कि किसने इसकी जान ली है। डुआन सोचता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा चालाक है जो कि रियलम स्पेस के अंदर छुपने में बहुत ज्यादा माहिर है। डुआन ने इसे ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन ये हमेशा भाग जाता था। इसे सोचते हैं कि कैप्टन जू काफी ज्यादा शक्तिशाली है और उनके पास थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी है, लेकिन इसके बावजूद वो गार्डियन को रोक नहीं पाए। इसलिए यहाँ पे ऐसा कौन बंदा हो सकता है जो कि डायरेक्टली गार्डियन को मार सकता है और पूरे हमले को रोक सके। क्या ऐसा हो सकता है कि यू सिटी के अंदर कोई ऐसा ताकतवर बंदा है जो ये सब कांड करने का दम रखता हो। इसके बाद डुआन वहाँ से जाने लगता है तो सिस्टर पूछती है कहाँ पे जा रहे हो भाई। तो डुआन कहता है कि कुछ जरूरी ढूंढने के लिए। जिसके बाद अगला सीन फेंग के घर का होता है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि गार्डियन ने जो ड्रॉप आइटम दिया था वो बहुत ज्यादा कमाल का था जो कि ऑरेंज लेवल का था। ऊपर से ये सेट्स के अंदर आता है अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। फेंग को समझ में आ जाता है कि उस गार्डियन का लेवल ज्यादा हाई नहीं होगा, तभी वो उस इक्विपमेंट्स को पहन नहीं पा रहा था। नहीं तो फेंग को फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता उसे हराने के लिए। और ऊपर से टियान को उस गार्डियन से वो पेंडेंट भी मिल गया था जिसकी मदद से वो सीक्रेट रियलम से कम्युनिकेट करता था और इस पेंडेंट की इन्फॉर्मेशन अभी तक अननोन थी। लेकिन फेंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके अंदर कोई एशियन गॉड छुपा हो सकता है। वहीं पे फेंग का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो मॉन्स्टर फेंग को क्रिस्टल बॉल से देख रहा था और उसके ऊपर नजर रखे हुआ
था, लेकिन उसे जैसा है महसूस होता है कि फेंग ने ये जान लिया है कि वो उसे देख सकता है, तो वो तुरंत चिल्लाते हुए कहता है कनेक्शन काटो रे, ये साला देख लेगा हमें। तो वहाँ के जितने भी छोटे मॉन्स्टर थे वो सभी भाई डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और जल्दी से जाके कनेक्शन काट देते हैं। बड़ा वाला मॉन्स्टर अपने सीने के ऊपर हाथ रखता है और हाफते हुए कहता है साले ने हार्ट स्ट्रोक दे दिया था, साले ने सेंस कैसे कर लिया मुझे। इसके बाद हम लोग कैप्टन जाओ और सिस्टर को देखते हैं। वहीं पे कैप्टन जाओ को एक हफ्ते की भाई सिरिंज दे दी गई थी और वो बिस्तर पे पड़े हुए थे। अब देखो यहाँ पे गलतफहमी को भी गलतफहमी हो गई है। कैप्टन जाओ आगे से बताते हैं कि वैसे ही मैंने उसे देखा तो एनिमी ने तुरंत अपने डोर को बंद कर लिया और वह यहाँ से भाग गए, और शायद से ये डुआन की बात ही कर रहे हैं क्योंकि डुआन उनके सामने ही खड़ा है। वह पे सिस्टर भी आगे से कहते हैं कि उसकी ताकत सच में मुझसे कम नहीं थी। सिस्टर आगे से कहती हैं कि ऐसा हो सकता है कि मिस्टीरियस शॉट, अभी लोग यहाँ पे डुआन और फेंग दोनों की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे गलतफहमी को भी गलतफहमी हो गई है। वहीं पे सिस्टर को ऐसा लगता है कि फेंग जो मिस्टीरियस बिग शॉट है वो सेक्युलेशन यानी कि अंधेरे के अंदर रहना पसंद करता है, और ऊपर से बैटलफील्ड के दौरान वहाँ पे ऑर्डिनरी मैजिक के अलावा और कोई भी सबूत उन्हें नहीं मिला है। वहीं पे कैप्टन जाओ आगे से कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि बिग शॉट हमारे साथ रहता है, इसलिए अभी तक हम लोग सेफ हैं। वहीं पे सिस्टर के बगल में जो बंदा था उसे ऐसा लगता है कि जो भी पावर वहाँ पे इस्तेमाल की गई है उसके अंदर डार्क पावर के कुछ लक्षण देखे गए हैं, और ऊपर से जितने भी एनिमीज थे वो सभी रियलम के अंदर आए थे, इसलिए इस चश्मिश को ऐसा लगता है कि जो मिस्टीरियस बिग शॉट है यानी कि फेंग वो भी एक म्यूटेंट है, और ऊपर से इतने ताकतवर धमाके और बवाल होने के बावजूद अभी तक कोई मारा नहीं, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वो म्यूटेंट हो। लेकिन कैप्टन साहब उससे कहते हैं कि भाई थोड़ा बादाम खाओ और दिमाग तेज चलाओ, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रहा था और वो उन लोगों से कहता है कि वो यहाँ पे जॉब चेंज टास्क करने के लिए आया है, और साले ने उन दोनों इक्विपमेंट्स को बेच दिया है दोबारा टावर एक्सचेंज जाके। हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि दोबारा एक सीक्रेट रियलम के अंदर आया हुआ था जिसका नाम था टेम्पल ऑफ द रेडियंस, और हम लोग फेंग के पीछे डुआन को देखते हैं जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए था। हमें पता चलता है कि डुआन कुछ दिनों पहले टावर एक्सचेंज गया हुआ था और उसकी मुलाकात इस लड़की से हुई थी, और वो लड़की डुआन को वैंग से मिलवाती है। वहीं पे डुआन उसी सूट को खरीदने के लिए आया हुआ था जिसको फेंग बेचना चाहता था। वहीं पे इस लड़की के मन के अंदर लड्डू फूट रहे थे कि डुआन जो भी चीज खरीदेगा उसे बहुत ज्यादा उसे कमीशन मिलेगा और उसे फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैंग डुआन को बताता है कि जो वो सूट खरीदना चाहता है एक ओल्ड कस्टमर उसे बेच रहा है, लेकिन उसके पास अभी तक सिर्फ दो ही हिस्से हैं, पैंट और ऊपर का शर्ट बस। डुआन उन लोगों से इन्फॉर्मेशन लिखता है कि उस बंदे को किसने बेचा है, जिसपे वैंग आगे से बताता है कि वो आज तो यहाँ पे नहीं आया है, शायद से कुछ दिनों के बाद आएगा। वहीं पे डुआन को यकीन हो जाता है कि जिस सूट के बारे में वो बात कर रहा है वो उसके मास्टर का ही सूट है। डुआन उससे इन्फॉर्मेशन लेता है कि फेंग कहाँ पे रहता है और वो इन्फॉर्मेशन के पैसे भी देगा। वहीं पे वेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि डुआन कुछ ही यहाँ पे दिन पहले सूट को बेचने के लिए आया था और उसके दूसरे दिन ही डुआन यहाँ पे उसे खरीदने के लिए आ गया। इसके बाद वेंग वहाँ पे जाता है और डुआन को बता देता है कि फेंग कहाँ पे रहता है क्योंकि उसने अभी कॉल किया था। लेकिन ये सब जानकारी देने के बाद वेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो लड़की पूछती है कि क्या गड़बड़ है, तो फिर वेंग आगे से बताता है कि उसने फेंग का बैकग्राउंड चेक करवाया था और उसे ये पता चला कि फेंग कोई बहुत ताकतवर बंदा नहीं है, वो एक गरीब बच्चा है जो कि मिडिल स्कूल से ही अकेला हुआ था और उसके पेरेंट्स की मौत कार एक्सीडेंट के दौरान हो गई थी, और जब वो अपने प्रोफेशन को अवेकन करता है तब उसे 1 स्टार मिलता है। वहीं पे उस लड़की के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि उससे पहले ही गेस कर लिया था कि फेंग एक गरीब बच्चा है, और वो वैंग से कहती है कि उसने जो सामान यहाँ पे बेची है वो तो कमाल की है, लेकिन एक 1 स्टार का प्रोफेशनल कैसे उन सभी चीजों को ओबिटेन कर सकता है। इस पे वैंग बताता है कि उसके दोस्त वैंग फैमिली की थी, लेकिन वैंग फैमिली भी उसकी इतनी ज्यादा मदद नहीं कर सकती है। वहीं पे डुआन जब यहाँ पे आया था तब वो काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहा था, इसलिए उन लोगों को ऐसा लगता है कि फेंग ने इन सभी चीजों को चुराया हो सकता है। जिसपे वेंग आगे से कहता है कि उसने भले ही उन्हें चुराया ना हो, लेकिन उसने लीगली उन्हें हासिल नहीं किया होगा, लेकिन उसने किसी ऐसी चीज को उंगली कर दी है जिसको उसे नहीं करना चाहिए था। जिसपे वो लड़की अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने फोर्स ट्रांसफर को काफी ज्यादा उंगली कर दी है, अब वो जाके टियान को कुत्ते की तरह पीटेगा। वहीं पे हम लोग डुआन को देखते हैं जो कि फेंग के ऊपर एकदम कड़ी नजर रखे हुए था। वहीं पे डुआन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि फेंग सच में इतने बड़े अटैक को वापस भेज सकता है। यहाँ तक कि उसके मास्टर जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन इसके बावजूद वो रियलम बॉस को हरा नहीं पाए थे। लेकिन डुआन को अभी भी यकीन था कि भले ही ये सबसे ज्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, इसलिए डुआन को अपने पैर फूक फूक के रखने पड़ेंगे। जिसके बाद अगला सीन टेम्पल का होता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे हंटर्स थे जो कि बाकी सभी मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, जो कि भाई माउंटेन के बाहर थे, सॉरी टेम्पल के। इसके बाद फेंग अपने हाथ को ऊपर करता है और वो अपने आउटफिट को चेंज करने वाला था। डुआन को ऐसा लगता है कि फेंग का जो आउटफिट होगा वो लाजवाब होगा, शक्तिशाली होगा,
होगा। लेकिन जब फेंग अपने आउटफिट को चेंज करता है तब उसके कपड़े भाई एकदम लजीज एकदम बेकार थे, जिससे डुआन निराश होकर कहता है कि इसके कपड़े तो बहुत ज्यादा सादे हैं, जैसे कि किसी स्टूडेंट को बाहर निकाल के फेंक दिया गया हो और वो कच्चे में घूम रहा हो। लेकिन डुआन को ये भी लगता है कि फेंग ने ये ऐसा जानबूझ के किया है, क्योंकि अगर उसके कपड़े काफी ज्यादा ऑर्डिनरी होंगे तो ज्यादा लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, और ये किसी तरह की चाल हो सकती है जो कि फेंग यूज कर रहा हो ताकि कोई उसके ऊपर ध्यान न दे। इसलिए डुआन अपनी मार्क स्किल का यूज करता है और वो फेंग की बॉडी के ऊपर अपने मार्क को लगा लेता है, जिससे अब डुआन को फेंग के नॉर्मल कपड़े ही दिखाई देंगे। इसके बाद डुआन फेंग का पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो टेंपल के अंदर चला गया, और वो इससे हैरान होता है क्योंकि यहाँ के मॉन्स्टर इतने ज्यादा हाई नहीं है। वहीं पे डुआन जैसे ही टेंपल के अंदर एंटर होता है तो वहाँ पे एक ताकतवर मॉन्स्टर था जो कि किसी शेर की तरह था, और वो अपने मुंह के अंदर एनर्जी बीम को इकट्ठा करता है और वो डायरेक्ट फेंग के ऊपर उसे छोड़ देता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि फेंग के पास अभी पैसिव डिफेंस है, इसीलिए वो बीम जैसे ही फेंग से टकराती है तो फिर उसकी शील्ड सामने आ जाती है और फेंग के ऊपर रद्दी भर भी बीम का कोई असर नहीं होता है। डुआन ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि अभी ये क्या हुआ, ये किस तरह का एब्सोल्यूट डिफेंस था, एक मीटर तक वहाँ पे नहीं हिला, और ऊपर से वहाँ के जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सभी भी उसे अवॉइड कर रहे हैं। वहाँ के जितने भी छोटे छोटे मॉन्स्टर थे वो सभी भाई चिल्ला के भागने लगते हैं जैसे ही वो फेंग को देखते हैं। इसके बाद फेंग बॉस के सामने जाके रुक जाता है और डुआन को ऐसा लगता है कि फेंग यहाँ पे बॉस के साथ 1v1 करने के लिए आया हुआ है। फेंग एक बड़ी सी मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है हिलो भाई बैठे क्यों हुए हो। वहीं पे डुआन को समझ में नहीं आ रहा था कि फेंग जैसा इतना शक्तिशाली बंदा एक लो लेवल के बॉस के साथ क्यों फाइट करना चाहता है, और ऊपर से वो बॉस हिल भी नहीं रहा था और वो चुपचाप खड़ा था। वहीं पे उस बॉस के पसीने छूटने लगते हैं और वो बेचारा अपने मन के अंदर कहता है जाओ भाई जा, यहाँ से क्यों खड़ा है मेरे सामने, चला जा। और जब फेंग को समझ में आ जाता है कि सिस्टम ने उसे ये मिशन नहीं दिया था, किसी और बंदे को ढूंढना है, तो वो बॉस को छोड़ के वहां से निकल जाता है। भाई इस बॉस के पसीने छूट गए हैं फेंग को देख के। इसके बाद फेंग वहां से निकलता है और एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है, जिसके ऊपर एक कमाल की पेंटिंग बनी हुई थी जो कि भाई एक फाइनल एंजल की तरह लग रहा था। और उसी टाइम पे उस पेंटिंग के अंदर का फॉलन एंजल वो जागृत हो जाता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट उड़ते हुए जाता है, लेकिन वो हमला करने की जगह पे फेंग से भाई बच के भागने लगता है। फेंग उसे कहता है भाग कहाँ रहे हो भाई। और अब जाके डुआन को पता चलता है कि फेंग यहाँ पे हिडन बॉस से फाइट करने के लिए आया हुआ था। सिस्टम डुआन को बताता है कि उसे इस टेंपल के अंदर से होली एम्बलप को पाना है और ऊपर से टेंपल की हिडन बॉक्स 6 विंग्ड एंजल को हराना है, जिससे फेंग खुश हो जाता है और कहता है कि कम से कम चलो ये मिशन एस रैंक का बन गया, अब मुझे कोई एवरेज लूट नहीं मिलेगी। वहीं पे हम लोग फॉलन एंजल को देखते हैं भाई, जिसकी डर की मारी भाई पैंट गीली हो गई थी और वो भागते हुए कहता है कि साला मैं अपने घर पे कहाँ छुपू। जिसके बाद फॉलन एंजल अपनी स्पीड को बढ़ाता है और वो सीधा उड़ते हुए आसमान की तरफ जाने लगता है, क्योंकि भाई वही जगह थी जहाँ पे वो बच सकता है, नीचे तो कोई बचने की जगह नहीं है। उसी टाइम पे फेंग भी अपने हाथ को ऊपर उठाता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए और अपनी एक्टिव स्किल का यूज करता है जो कि थंडर फॉल डिसेंट था, जो कि एक बहुत बड़े बिजली के तूफान को यहाँ पे लाएगा और उसकी ताकत को हेवन से लिया जाएगा। हम लोग देखते हैं कि आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ी आग खुलती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है और उस आग के अंदर से बहुत ज्यादा थंडर नीचे की तरफ जाती है और वो जैसे ही फाइनल एंजल से टकराते हैं तो फाइनल एंजल के फॉलन हो जाते हैं और वो बेचारा ऐसे ही मारा जाता है। भाई मुझे फाइनल एंजल के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, उसका डिजाइन और पावर भाई चैड लेवल पे सिग्मा की तरह, लेकिन उसकी किस्मत भाई जोकर वाली है कि उसका सामना भाई फेंग से हो गया, क्योंकि वो बिजली का तूफान डायरेक्ट जाके टेंपल के ऊपर गिरा था तो वो भाई टेंपल ही गायब हो गया था। इतने बड़ी ताकत को देख के डुआन के भाई पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो नीचे गिर जाता है और डुआन को यकीन ही नहीं होता है कि उसने यहाँ पे किसी इस तरह के मैजिक को देखा जो पूरी दुनिया को झटकों में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसे समझ में आ जाता है कि फेंग की ताकत उसके मास्टर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं पे फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इस तरह के छोटे मोटे टास्क करने से मेरा लेवल अप नहीं बढ़ेगा, मुझे चाहे जितने भी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाए लेकिन वो सभी मेरे लिए वेस्ट ही जा रहे हैं। इसके बाद टियान अपने हाथ में देखता है तो फिर उसे वो होली एम्बलप मिल गया था जिसकी उसे जरूरत थी, अब वो अपने टास्क को पूरा कर सकता था। लिटरली भाई ये जो हर बार पैनल देते हैं ना, इसकी क्वालिटी और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने वाला, ये भाई फेंग के लिए किसी काम का नहीं है। काम खत्म होने के बाद फेंग टेलीपोर्टेशन स्क्रोल का इस्तेमाल करता है घर वापस जाने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे डुआन भागते हुए आता है और वो फेंग को रोक लेता है।
वहीं पे डुआन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे चिंता होने लगती है क्योंकि डुआन ने अब उसे देख लिया था। वहीं पे डुआन की पैंट इसलिए गीली हो जाती है क्योंकि जो फेंग के एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल भी खुश वाले नहीं लग रहे थे। इसलिए डुआन आगे से बड़े प्यार से कहता है कि मैं तुम्हें चीजों को समझा सकता हूँ, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे अलार्म बजने लगता है क्योंकि भाई पूरा टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया है साले ने। इसलिए फेंग डुआन से कहता है कि पहले हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद बात करेंगे। जिसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पे फेंग डुआन से पूछता है कि तुम इतने टाइम से मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तो डुआन बड़े प्यार से कहता है कि वो बिल्कुल भी पीछा नहीं करना चाहता था, बस वो ये चीजों को कंफर्म करना चाहता था क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा छोटा है। इसीलिए जब तक वो अपनी आंखों से देख नहीं लेता तब तक वो इस बात को यकीन ही ना करता कि वो सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि उसके मास्टर भी काफी ज्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देके टेम्पररी ही सील को सील किया था, सॉरी रियलम को सील किया था, जिससे वो हमले को रोक पाए थे। लेकिन इसके बावजूद जो गद्दार थे वो भाग निकले थे। हर साल वो लोग इंसानों का इस्तेमाल करते हैं सेक्रीफाइस के तौर पे। डुआन हर साल उनकी कोशिश करता है कि वो उन्हें पकड़ सके, लेकिन उसे आज तक कामयाबी कभी भी नहीं मिली। वहीं पे फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बंदा 4th टन पावर हाउस है, अगर इसने मुझे ना बताया होता तो फिर मुझे कभी इसके बारे में पता ही ना चलता, क्योंकि आखिर में मेरा लेवल इतना कम ही है कि मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ, बस चुपचाप बैठा ही रहता हूँ। वहीं पे फेंग का चुपचाप बैठना भी बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो चुपचाप बैठने की वजह से उसकी आंखों से जो ऑरा निकल रहा था, डुआन उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि फेंग डुआन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है। इसीलिए डुआन आगे बढ़ता है और वो फेंग को शुक्रिया कहता है क्योंकि फेंग की वजह से उसे इस बात की खुशी हुई है क्योंकि फेंग ने उसके मास्टर का बदला ले लिया है। इसलिए फ्यूचर में अगर फेंग को कुछ भी जरूरत होती है तो वो डुआन से बिना किसी दिक्कत के मांग सकता है। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसका लेवल कम नहीं है और वैसे भी ये एक लोन वुल्फ है, अगर मैं इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बैठा लेता हूँ तो मुझे फ्यूचर में फायदा ही होगा और ये बड़े काम का रहेगा। जिसके बाद फेंग डुआन से कहता है कि आज जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है और तुमने जो कुछ देखा तुम्हारे सिवा किसी और को पता नहीं लगना चाहिए। डुआन इसके लिए मान जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि फेंग का जो मैजिक है उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर, डार्क पावर है, लेकिन इसके बावजूद ये किसी भी नॉर्मल लोग यानी इनिसन को हार्म नहीं करती है। और इसके अलावा फेंग ने बहुत ज्यादा बलिदान दिया था सिटी के पर हुए हमले को वापस भेज के और पूरी सिटी को बचा के। इसीलिए फेंग के कोई भी रीजन हो लो प्रोफाइल रहने के लिए, लेकिन इसके बावजूद डुआन फेंग की रिस्पेक्ट करता है। डुआन अपने मन के अंदर सोचता है कि यह मुझे किन्यू सिटी के अंदर ही बजाना चाहिए, वैसे भी मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह ही कहाँ बची है और उसी सिटी के अंदर हमारा फेंग भी रहता है। उसी टाइम पे फेंग के पास टीचर की तरफ से कॉल आता है जो कि फेंग से पूछती है कि वो इस टाइम पे कहाँ है। फेंग बताता है कि वो आउट ऑफ टाउन है। तो टीचर की फेंग से कहती है कि जब भी तुम वापस आओ तो फिर मुझे बता देना क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। वहाँ पे फेंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि टीचर की ने कभी भी फेंग को इस तरह से कॉल नहीं किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिस्टर टीचर की के पास ही बैठी हुई थी और वो टीचर की से पूछती है कि कैसे हुई बातचीत। इस पे टीचर की आगे से बताती है कि उसकी टोन से कुछ भी गलत नहीं लग रहा था और वैसे भी वो यहाँ पे आने की तैयारी ही कर रहा है। दरअसल सिस्टर को फेंग के ऊपर किसी बात को लेके शक था और वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी क्योंकि फेंग जो अभी अवेकन हुआ है वो इतने दिनों के अंदर अचानक से 1st टन पावर हाउस कैसे बन सकता है। टीचर की सिस्टर से कहती है कि वो काफी अच्छा बच्चा है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करता है और उन्हें पूरा यकीन है कि फेंग कोई भी बुरा इंसान नहीं है। सिस्टर आगे से कहती है कि उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि फेंग कोई बुरा इंसान है, बस उन्हें कुछ चीजें क्लियर करने की जरूरत है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन दरअसल इसलिए हो रही थी क्योंकि सिस्टर ने एक मीटिंग अटेंड की थी जहाँ पे कई सारे ताकतवर गिल्ड के हंटर्स आए हुए थे और कई सारे पावरफुल लोग भी थे और सिटी के अंदर जो भी बवाल हो रहा था वो लोग इन सभी चीजों को लेके बातचीत कर रहे थे। और माँ कसम इनमें से किसी का भी नाम नहीं बताया गया है, शकल और कपड़ों से ध्यान दो। एक बुढ़ा सिस्टर से पूछता है कि अभी यहाँ पे क्या हालात हैं। इस पर सिस्टर आगे से बताती है कि सिटी के अंदर जो पावरफुल स्पेल्स देखे गए थे उन सभी का कारण म्यूटेंट्स बताए जा रहे हैं। वो लोग जैसे ही म्यूटेंट्स का नाम सुनते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है और वही बुढ़ा सिस्टर से कहता है सू लैन तुम भी तो एक म्यूटेंट हो, तुम खुद ऐसा सवाल कैसे पूछ सकती हो। इसके बाद हमें बताया जाता है कि म्यूटेंट्स डार्क पावर का इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन उनके ब्रेन को इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है किसी चीज को सह के, और जितनी ज्यादा पावर म्यूटेंट्स इस्तेमाल करेंगे उनके दिमाग के ऊपर उतना ज्यादा जोर पड़ेगा। और अगर म्यूटेंट्स अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसे संभाल नहीं पाते हैं तो वो अपनी लाइफ को कंज्यूम करने लगते हैं और डार्क पावर बढ़ने लगती है। वो लोग अपनी स्थिति को गवा देते हैं और खुद ब खुद अपने आप में ही एक नए मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। और अगर कोई म्यूटेंट इस चीज को सही से हैंडल नहीं कर पाता है तो फिर वो एक ऐसी चीज में बदल जाएगा जिसको वो दोबारा कभी भी वापस नहीं ला पाएगा। इसलिए एक म्यूटेंट कभी भी एक किंग लेवल का थ्रेट इतनी आसानी के साथ तो नहीं बनेगा। किसको भैया अपनी लाइफ गंवाने का शौक चराया हुआ है। इस
इसीलिए उनमें से एक बंदा जो कि नीली धोती पहने हुए था वो सिस्टर सू लैन से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हो म्यूटेंट्स और किंग लेवल को लेके, लेकिन मैं तुम्हारी इमेजिनेशन को एडमायर करता हूँ, तुम्हें राइटिंग करना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग लिख सकती हो। सिस्टर सू लैन उन लोगों से कहती है कि मैं बस पॉसिबिलिटीज को सोच रही हूँ, तुम्हें सुनना है तो सुना, नहीं बाढ़ में जाओ। जिसपे वो बंदा सिस्टर सू लैन के ऊपर हंसते हुए कहता है कि अभी भी आर्ग्यू कर रही हो, तुम लोग किसी भी चीज को ढूंढने में नाकामयाब रहे हो, इसीलिए फालतू की बकवास कर रहे हो। और अगर यहाँ पे सच में कोई किंग लेवल का म्यूटेंट है तो फिर मैं अपना सर काट के तुम्हारे पैरों में डाल दूंगा और तुम उसके साथ फुटबॉल खेल लेना। इसके बाद वो बड़ा सिस्टर सू लैन से कहता है कि हम लोगों ने सभी चीजों को समझ लिया है और हमने पहले ही वहाँ पे एक टीम को भेज दिया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और वो जो टीम होगी सारी इन्वेस्टिगेशन को तुमसे ले लेगी जो उनका काम होगा, और तुम्हारे रिक्वेस्ट फॉर लोनली शैडो के मैन पावर को बढ़ाया जाए उसे अप्रूव नहीं किया जाएगा। इस पे सिस्टर सू लैन को गुस्सा आता है और वो कहती है क्या तुम लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट की कमी कर रहे हो, भरोसा नहीं है? तो वो लोग सिस्टर सू लैन से कहते हैं कि ये भरोसे की कमी नहीं है, बस हमें थोड़ा सा और सह लो क्योंकि जरूरत अभी यही रहेगी। जिसके बाद सारी कहानी खत्म हो जाती है और सिस्टर सू लैन ये सभी चीजें सोच के शांत हो ही रही थी कि उसी टाइम पे उनके असिस्टेंट वहाँ पे भागते हुए आती है और उन्हें बताती है कि टेम्पल ऑफ रेडियंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है और वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन कोई भी मारा नहीं गया है। ये वही टेम्पल था जिसको अभी फेंग डिस्ट्रॉय करके आया है। सिस्टर की इसे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि फेंग वहीं पे ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ था। इस पे सिस्टर सू लैन आगे से मुस्कुराते हुए कहती है कि चीजें पेचीदा और मजेदार दोनों होती जा रही हैं। सिस्टर सू लैन की थ्योरी सही और गलत दोनों है। सही इसलिए क्योंकि फेंग अपना म्यूटेंट है, वो डार्क पावर का यूज कर रहा है। गलत इसलिए क्योंकि उसके पास सिस्टम है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है। जिसके बाद अगला सीन लॉन्गबो सिटी का होता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा बैरियर लगा दिया गया था और उसी सिटी के अंदर हमारा फेंग और टुआन दोनों फंसे हुए थे, और इस पूरी सील को इसलिए लगा दिया गया था क्योंकि उस टेम्पल को हमारे फेंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिर वहाँ पे जो अटैक हुआ था वो मॉन्स्टर समझा जा रहा था, इसीलिए सिटी को बचाने के लिए शेल्टर लगा दिया गया था। वो सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन उनमें से सब कहते हैं कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बैरियर बहुत ज्यादा हाई लेवल का है और ये बाहर की तरफ से आने वाली डार्क फोर्स को बाहर ही रखेगा और अंदर की तरफ से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए सभी लोगों को चिंता नहीं करनी है और सभी लोग सेफ रहेंगे। वहीं फेंग काफी ज्यादा निराश हो रहा था क्योंकि उसे भाई घर जाना था और वो खुद को ही कोस रहा था कि उसे इतना पावरफुल मूव इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अब जब तक अलर्ट खत्म नहीं हो जाता है जब तक उसे घर जाने में वेट करना पड़ेगा। और इसी के साथ इस सीरीज को यहीं पे खत्म करते हैं कि आगे फाइट होने वाली है और अगर वो कवर करने बैठा तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। बाकी अगर इस सीरीज को पहले से किसी ने एक्सप्लेन कर दिया है तो भी मैं इसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैंने पूरी पढ़ ली है। बाकी मैंने सीरीज अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनमें से किसी ने मुझे निराश नहीं किया है। असली पावर जो पावरफुल होता है उसका मतलब दिखाई देता है। कोई भी बंदा हीरो से जीत नहीं सकता है और सभी लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है।